जी के ऊपर जो मनोहर लाल खट्टर जी ने कमेंट किया है, उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिसने किसी को भी ठगने में गुरेज नहीं किया। भजन लाल जी के लिए वो एक बड़े कदावर नेता रहे हैं, उनके लिए ये टिप्पणी करना उनको शोभा नहीं देता। भजन लाल जी ने हिसार को जंबेश्वर यूनिवर्सिटी दी है, जिसका नाम बड़े तौर पे लिया जाता है, और मैं यही कहूँगी कि उनके लिए ये टिप्पणी करना मनोहर लाल जी खट्टर की एक छोटी मानसिकता दर्शाती है। मैडम एक बात बताऊं आपको याद होगा, ये भजन लाल जी ही थे जिन्होंने 85 एमएलए होने के बावजूद भी देवीलाल जी की सरकार गिरा दी, रातों रात वो सारे कांग्रेस में चले गए। देखिए, यहाँ पे मैं पर्सनल होकर कोई बात नहीं कहूँगी। इंडियन नेशनल लोकदल वो एक राजनीतिक दल था जिसने अपना राजनीतिक दुश्मनी निभाई थी, लेकिन यहाँ एक बात जब एक जो स्वर्ग सिधार गए एक नेता की हो रही हो, तो मैं इस बात का जवाब राजनीतिक हिसाब से ही देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हिसार के लिए जंबेश्वर यूनिवर्सिटी बनाई, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल जी खट्टर ने स्वयं हिसार में आके, जिस समय बाई इलेक्शन था आदमपुर का, कुलदीप बिश्नोई जी को ये विश्वास दिलाया था कि आपके बेटे को मैं मंत्री बनाऊंगा। तो मैं ये बात, मैं नेताओं को नहीं, मैं वोटर को ये बात समझाना चाहती हूँ कि आप नेताओं के बरगलाने पे पार्टियां ना बदलें, आप अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ से वोट करें। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी पहले, और ऊपर से पूर्व मुख्यमंत्री का भजन लाल पर इस तरीके का कमेंट, क्या लगता है आदमपुर हलके से वोटों में कितनी चोट या सेंध लग सकती है इन दो चीज़ों की वजह से भाजपा के लिए? देखिए, ये जनता को डिसाइड करना है, और लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि उनका अपमान करना ये बहुत गलत था। और जहाँ तक आपने कहा कुलदीप बिश्नोई जी, मैं कुलदीप बिश्नोई जी जिस समय भारतीय जनता पार्टी के आगे नतमस्तक हुए थे, तभी मैंने ये बात कही थी कि केवल ईडी के डर से किसी के आगे नतमस्तक नहीं होना चाहिए। आपको अपनी लड़ाई दबंगता से लड़नी चाहिए, या अगर आप लीडर हो तो आप अपनी उस लड़ाई को लड़ो। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने एक सीट होते हुए भी जनता की लड़ाई लड़ते वक्त अपनी एक सीट से इस्तीफा देने में भी गुरेज नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबको मेरी राम राम, सब पूरे हरियाणा प्रदेश को मेरी राम राम। और आज मुख्य रूप से आप सबको इसलिए बुलाया कि इंडियन नेशनल लोकदल हिसार लोकसभा से न केवल हिसार बल्कि 10 के 10 सीटों पे जो लोकसभा के चुनाव हैं, चुनावी बिगुल बज चुका है, और उसी प्रक्रिया में आज आप सब लोगों से मैं मुखातिब हुई हूँ, और पूरे हरियाणा प्रदेश से ये प्रार्थना करने के लिए कि इंडियन नेशनल लोकदल के हाथ मजबूत करें, और पार्टी का जो जितने भी कार्य रहे हैं, जितनी बार भी पार्टी सत्ता में आई है, हमेशा जन कल्याण की नीतियाँ बनाती रही हैं, और दोबारा भी हरियाणा प्रदेश उनको मौका ज़रूर दें। जब चुनाव प्रचार आपका चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, और अब तक कौन कौन से क्षेत्र को आप कवर कर चुके हैं चुनाव प्रचार के दौरान? चुनाव प्रचार हमें लगभग हर हलके में हमारा हाजिरी लगाने का एक मकसद है, जिसमें हमने सबसे पहले उकलाना से शुरू किया, और उकलाना हलका जो है उसका दौलतपुर गांव है, उसकी मैं बेटी हूँ, इसलिए दौलतपुर गांव से हमने दादा खेड़ा और बड़वाला बाबा से माथा टेक के हमने शुरुआत की है, और उकलाना हलके को कवर करते हुए उसके बाद हमने बरवाड़ा के 16 गांव नलवा के किए हैं, कल हिसार शहर में हैं, उसके बाद बवानी खेड़ा, उचाना, हांसी, और 21 और नारनौंद, और 21 के बाद फिर आदमपुर में। तो ये हमारा रहेगा कि हर हलके में जाएं और लोगों से मिलें। मैडम, आपका ये गृह क्षेत्र है, आपने एजुकेशन भी यहीं से ली है, पढ़ाई लिखाई भी आपने हिसार से ही की है। आप हिसार की क्या कमी ऐसी महसूस करते हैं जिसके एमपी बनने के बाद आप पूरी करोगे? देखिए, हिसार लोकसभा में 9 हलके आते हैं, और 9 के 9 हलके में मैं जाऊंगी, जिसमें से 3 में मैं जा चुकी हूँ। सड़कें कहीं पे भी, गांव में कहीं पे भी सड़कों का निर्माण नहीं है,
जो मुख्य रूप से जो समस्याएं हैं, ना तो अस्पतालों में डॉक्टर हैं, ना स्कूलों में मास्टर हैं। तो जिन लोग जो कहीं पे नगर पालिका की समस्या है, जैसे आदमपुर में नगर पालिका नहीं है, तो जो मुख्य धारा की जितनी भी समस्याएं रहेंगी हम उसको प्राथमिकता से देके और उन्हें दूर करेंगे और लोगों के साथ जो वायदे किए हैं उन पे खरा उतरेंगे। हम आजकल जिस तरीके से देख रहे हैं कि किसान जो है सड़कों पर उतर करके विरोध कर रहे हैं फिर से, चाहे बीजेपी नेताओं का हो या जेजेपी नेताओं का, उस चीज़ का कितना फायदा इस चुनाव में आप मानते हैं कि इन लोगों को मिल रहा है? देखिए, जिस समय किसान 13 महीने तक आंदोलनरत था, उस समय केवल आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला उठ के खड़े हुए और उन्होंने किसानों के पक्ष में इस्तीफा दिया। आज किसान का मेरा वर्ग वही बात जो दूसरे नेता हैं, मुख्य रूप से बीजेपी के जेजेपी के नेता हैं, उनसे इस बात के लिए सवाल करता है कि जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, पहली बात तो हमारे ऊपर ये काले कानून थोपे गए और फिर जब हमें ज़रूरत थी, हमें 13 महीने तक आंदोलन करना पड़ा, तो उसके लिए वो सीधा सीधा उन्हें जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, जो कि वो हैं। और जिस चीज़ का फ़ायदा आप कह रहे हैं, अभय सिंह जी चौटाला ने, ना केवल अभय सिंह जी चौटाला बल्कि इंडियन नेशनल लोकदल की रीत रही है, रिवाज रहा है कि जब भी कहीं पे भी कोई भी समस्या हो, उस समस्या में आपको हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल खड़ी मिलेगी। ना केवल किसान आंदोलन बल्कि आशा वर्कर्स ने भी जो धरना दिया, आंगनवाड़ी की महिलाओं का जो धरना था, हर एक की आवाज़ को उठाने का काम अभय सिंह जी चौटाला ने विधानसभा में किया है। कुछ तस्वीरें पिछले काफ़ी दिनों से जो है वायरल हो रही हैं, जहां पर जो किसान के रूप में जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं, वो नज़दीकी तस्वीरें जो है अभय सिंह जी चौटाला के साथ नजर आ रही है, उनके साथ बैठ करके फोटो खिंचवाई है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये प्लान्ड है, प्लान्ड तरीके से किया जा रहा है, प्लान्ड तरीके से विरोध करवाया जा रहा है। जहां उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, वहां उन्हीं किसान नेताओं ने अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि हम किसी राजनीतिक दल के बहकावे में आके ये सब नहीं कर रहे हैं। अगर वहाँ पे उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया तो फिर नारनौल में क्यों हुआ? अगर बरवाड़ा हल्के में भी हो रहा है, आदमपुर में भी हो रहा है, हर जगह इनका विरोध हो रहा है। एक विशेष जगह का नाम लेके सिर्फ एक अपनी झेप मिटाने के लिए इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, और जबकि वो किसान जो है स्पष्ट भी कर चुके हैं और उन्होंने ये भी बात कही है कि हम लोग भी किसान हैं, कमेरा वर्ग है, लेकिन फिर भी हम किसी ना किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। जेजेपी के ही एक नेता आज किसान के जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो जेजेपी के नेता, उनकी भी फ़ोटो उन्होंने दिखाई कि इस तरीके से तो फिर ये भी जेजेपी के प्लान है। ऐसा कुछ नहीं है और ये सब अपनी जेब मिटाने के लिए एक्सक्यूजेज हैं। सुनाना जी, 2 दिन पहले बरवाड़ा में रैली थी बीजेपी की, और जिसमें किसान अपनी फसल लेके वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन किसानों को वहाँ से मना कर दिया, नो एंट्री। और जो वीआईपी गाड़ी थी बीजेपी की, उनकी एंट्री थी। बिल्कुल मैंने लाइव कवरेज दिखाई दी थी। जी बिल्कुल, मैंने देखा भी था वो। तो आज हम इसी लिए सड़कों पे निकले हैं क्योंकि ये फिर से जिस समय अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था, जैसे भेदभाव हुआ करता था, वही भेदभाव आज भारतीय जनता पार्टी ने किसान कमेरे वर्ग के साथ करना शुरू कर दिया है। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए ताकि अमन और चैन, हमारा भाईचारा कायम रहे। रणजीत चौटाला जी कहते हैं कि मेरे सामने मैदान में फिलहाल कोई है ही नहीं, और जो और पार्टियां हैं उनको भी कहते हैं कि कोई उम्मीदवार है ही नहीं, उनका कोई जनाधार नहीं है यहाँ पर। इस बात को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो बहुत आदरणीय है और बहुत कदावर नेता हैं, और जहाँ तक बात उनकी है कि कोई सामने नहीं है, मैं तो यही कहूँगी जनता जनार्दन को फैसला करना है, वो बताती है कौन सामने है और कौन नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सारी बातें हैं, मैं तो यही कहूँगी कि मैं तो खुद को बहुत छोटा मानती हूँ, लेकिन वोटर बहुत बड़ी चीज़ है और वो फैसला करते हैं कौन मैदान में है या नहीं है। मैडम, क्या देवीलाल जी ने कभी ऐसा सोचा था कि मेरे आने वाली भावी पीढ़ियाँ, मेरे पोते पड़पोते जो भी हैं, वो अलग अलग पार्टियों में जाकर के अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, हमारा परिवार विघटन की ओर हो रहा है? कभी सोचा था देवीलाल जी ने ऐसी बात? देखिए, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश को अपना परिवार समझा। उन्होंने कभी भी अपने परिवार, जिसको आप एक परिवार कहते हो, जिनके पीछे सिहाग या चौटाला लग जाए या कोई ब्लड रिलेशन हो,
हरियाणा प्रदेश के जन्मदाता आदरणीय चौधरी देवीलाल जी रहे। जिस समय वो थे उस समय भी आदरणीय रणजीत सिंह जी चौटाला उनसे अलग ही थे। तो आज ये कोई मुद्दा नहीं है। और वही बात जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं वही परिवार हैं, और उन्होंने हमेशा इस बात को, बेशक चाहे कांग्रेस के नेता या सभी इस बात का इल्ज़ाम लगाते रहे कि उन्होंने परिवार की राजनीति की, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं। देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी उन्होंने वीपी सिंह को दी थी, जो कि ना परिवार के थे ना धर्म के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अपना बड़प्पन दिखाया। उन्होंने हर एक को अपना परिवार समझा है। पूरा हरियाणा प्रदेश हमारा परिवार है। यही बात मैं भी कहना चाहता था। लोग कहते हैं मैम कि उधर से देख लो तो जेजेपी से नैना जी, इधर से आप, उधर से रणजीत चौटाला जी, मात्र एक चौटाला परिवार ही रह गया है। जो भी वोट डाले चौटाला परिवार को ही डाले, किसी और व्यक्ति को भी लाके यहाँ पे खड़ा कर देते, जिसको टिकट मिल जाती है, आगे जनता सोचती उसके बारे में। अब जो भी परिवार के अंदर वोट जाएगा वो सिर्फ चौटाला परिवार को ही जाएगा, चाहे इधर दे दो चाहे उधर दे। देखिए ये आपकी बात, जो आपने ये जो प्रश्न किया, ये प्रश्न केवल राजनीतिक दलों के उठाए हुए प्रश्न हैं, जबकि जनता इस बात को बखूबी समझती है। आप ये एक बात सोचें कि उनकी विचारधारा किस पार्टी से है। अगर यही बात होती तो आज उनका विरोध क्यों होता? क्योंकि एक विचारधारा है जिससे लोगों को जुड़ना है, और एक ऐसी विचारधारा है जिसको लोगों ने नकारना है। आज अगर जेजेपी और बीजेपी पार्टी का विरोध हो रहा है तो वो इस समय चौटाला परिवार नहीं देख रहे, वो केवल कैंडिडेट को देख रहे हैं कि ये कैंडिडेट कौन सी पार्टी की विचारधारा में चला गया। इसीलिए आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी के लिए हमेशा लोग ये कहते रहे कि इन्होंने चौधरी देवीलाल जी के साथ ये कभी खड़े नहीं हुए। तो आज वो बात नहीं रह जाती। वही सवाल आपका है और वही जवाब मेरा है कि पूरा हरियाणा प्रदेश हमारा परिवार है। केवल चौटाला लगने से आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के वंशज नहीं हो जाते। उनके जो उनके दिखाया हुआ रास्ता है उस पर चलना जरूरी है। देवीलाल जी के किस बात से ज़्यादा प्रभावित हैं आप? किस नीति से ज़्यादा प्रभावित हैं? आपने एक बड़ा टेढ़ा सवाल कर लिया। मैं उनके व्यक्तित्व से ही प्रभावित हूँ। वो एक पूरी लाइब्रेरी थे। एक तो पुस्तक होती, लेकिन वो लाइब्रेरी थे। कौन से ऐसे काम हैं जो उन्होंने नहीं किए? आज विपक्ष भी उनकी बुराई नहीं कर सकता। आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी ने भी बड़े खुले मन से, खुले दिमाग से एक बात कही कि जो राज ओम प्रकाश जी चौटाला चला सकते वैसा राज किसी को भी चलाना नहीं आता। तो मैं यही कहूँगी, इंडियन नेशनल लोकदल की एक नीति है, और उन नीतियों में जन कल्याण की नीतियाँ सर्वोपरि हैं। दिल्ली के अंदर किसानों ने विरोध किया, अंदर चले गए, जाके विरोध किया। तो खट्टर साहब ने बोला कि ये गलत है, पुलिस भी कहती है गलत है, जनता भी कहती है कि कुछ लोग जैसे चुपचाप आके रैली के अंदर विरोध करें, बाहर विरोध करे चलेगा। लेकिन अगर आपकी पार्टी के अंदर इसी प्रकार कोई विरोध करने लग जाए तो आपको कैसा लगेगा? और वही किसान जो आपकी पार्टी से भी जुड़े हुए। देखिए, किसान का मेरा वर्ग, आप भी किसी पार्टी से जुड़े होंगे। जो आदमी वोट डालता है, जो अपना मत देता है, वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा होता है। ये सवाल विरोध करने का अधिकार है, लेकिन दिल्ली के अंदर जाके विरोध करना, आम व्यक्ति बढ़ के और फिर नारे लगाने, ये कहाँ तक बात है? देखिए, आपने उन्हें विरोध करने पे मजबूर किया। जब भी ऐसी बातें होती हैं, जब जो मौजूदा सरकार हो, जब वो जनता की आवाज़ ना सुन रही हो, तो ऐसे कार्य लोगों को करने पड़ते हैं। आपको मैं याद कराना चाहूँगी, एक टाइम भगत सिंह जी ने भी असेंबली में बम फोड़ा था। वो भी कानूनन गलत था, लेकिन उनका कहना था कि गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमें कोई ना कोई तो रास्ता अपनाना पड़ेगा। वही रास्ता किसानों ने भी अपनाने की कोशिश की। मैम, अभी तक सिर्फ 2 पार्टियों ने अपने प्रत्याशी जो है मैदान में उतारे हैं, घोषित किए हैं। उसमें से एक बीजेपी जो धड़ाधड़ रैलियाँ कर रही है, और इनेलो की तरफ से इंतजार है कि रैलियाँ जो है कब से शुरू करने जा रहे हैं, रैलियाँ कब से होंगी? जल्दी आप सबको इस चीज़ के लिए भी न्योता दिया जाएगा। शीर्ष नेतृत्व जब भी आदेश करेंगे, इंडियन नेशनल लोकदल का एक कार्यकर्ता उस चीज़ के लिए तैयार है, तत्पर है। और मैदान में आपको मैं ये लिख के देती हूँ, केवल इंडियन नेशनल लोकदल ही आपको नजर आएगी। अजय चौटाला जी कहते हैं कि मैं जो है चौटाला परिवार के साथ, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ अब फिर से खड़ा होना चाहते हैं। वहीं पर अभय चौटाला जी उस चीज़ को नकारते हैं, मना करते हैं। इस पर आपका क्या? देखिए, मैं परिवार की बहुत छोटी सदस्य हूँ। ये मेरे बड़ों का फैसला है, वो अपने आप ले लेंगे। लेकिन राजनीतिक तौर पे अगर आप ये बात मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको केवल इतना ही कहूँगी कि जो पार्टी जेजेपी बनी थी, सबसे ज़्यादा अगर इंडियन नेशनल लोकदल को किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो ये वही पार्टी है। इसलिए मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगी। ये राजनीतिक बात हो गई, व्यक्तिगत बात से आप क्या समझेंगे?
देखिए, कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी का भी परिवार टूटे, ना केवल मेरा, मैं कहूँगी किसी का भी, भगवान ना करे परिवार टूटे। तो मेरा व्यक्तिगत अगर आप मुझसे पूछें तो मैं एक ऐसे माँ बाप की बेटी हूँ जिन्होंने हमें जोड़ना सिखाया है, तोड़ना नहीं सिखाया। चुनावी आपके गृह क्षेत्र है, आपके परिवार में भी तो पहले एमएलए रहे हुए हैं, जी, तो आपने उनसे भी कुछ प्रेरणा ली होगी राजनीति में आने के लिए। राजनीति में आने के लिए किन बातों को ज़्यादा प्रेरित किया आपको? सबसे पहले तो मैं आपको उसमें बताना चाहती हूँ कि मेरे जो दादाजी थे वो भी गांव के 20 साल तक सरपंच रहे। उसके बाद मेरे ताऊजी रहे, मेरे पिताजी, मेरी माताजी रही। एक बात मैं आपको दौलतपुर गांव की बड़ी खास बताती हूँ कि ये दौलतपुर गांव शोराणों का गांव है और उनका इतना बड़प्पन, तादाद में ज़्यादा हैं लेकिन उनका इतना बड़प्पन कि हमेशा उन्होंने भी सरपंच जो है लांबा परिवार को चुना। एक भाईचारे की मिसाल उन्होंने कायम की। उसके बाद मैं जब कॉलेज में थी तब भी मैंने छात्र राजनीति में हिस्सा लिया और मैं कॉलेज की प्रेसिडेंट बनी। वहीं उसके बाद जो आपने पूछा, दादाजी एमएलए जो थे चौधरी प्रताप सिंह, उनसे ये सीखा कि हमेशा लोगों के बीच जब भी सामाजिक कोई भी काम हो, उन्होंने राजनीति को समाज नीति से जिया और मैं इसी बात से प्रेरित हूँ कि मैं भी उन्हीं की तरह राजनीति को समाज नीति के हिसाब से करना चाहती हूँ। हम स्टेट लेवल पर जो आप लोगों का मैनिफेस्टो है उसके अलावा हिसार लोकसभा के लिए बेसिकली मुद्दे क्या रहने वाले हैं, किन किन चीज़ों पर अगर आप सरकार में आती हैं तो काम करेंगे? सबसे पहली बात कि जो हिसार लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो किसानी का सबसे रहा है, 70% यहाँ पे मेरे किसान भाई हैं। सबसे पहले तो हम एमएसपी के ऊपर गारंटी के कानून की लड़ाई लड़ेंगे और स्वामीनाथन की रिपोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। सबसे पहला जो ये काम हमारा रहेगा। उसके बाद हरियाणा प्रदेश में, जो कि मैं ये लिख के देती हूँ, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला यहाँ से मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बनने जा रहे हैं। जैसे ही सत्ता आएगी, सबसे पहले जो बुज़ुर्गों की पेंशन, जो जेजेपी एक वायदा करके आई थी, जो झूठा वायदा था 5100 करने का, इंडियन नेशनल लोकदल का ये वायदा है कि जैसे ही सत्ता में आएंगे 7500 बुज़ुर्गों की पेंशन होगी। जो हमारे बेरोज़गार बच्चे हैं, जिनको आज सबसे ज़्यादा अगर चला गया है तो सरकार में युवाओं को चला गया, तो युवाओं के लिए हर घर से एक बच्चे को रोज़गार, और जब तक उन्हें रोज़गार नहीं मिलेगा 21,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देंगे। महिलाओं के लिए एक नई पेंशन शुरू करेंगे। हर घर को, हर चूल्हे को 1100 रुपये और एक गैस का सिलेंडर भरवा के देने का काम करेंगे। अनेक ऐसे जो परिवर्तन यात्रा के दौरान समस्याएं सामने आई, उन तमाम समस्याओं को हमने नोट किया है और हम उन सभी समस्याओं को दूर करेंगे। मैम, ये जो आपने चीज़ें बताई ये पूरे स्टेट लेवल की चीज़ें थी। बिल्कुल। मैं हिसार लोकसभा के लिए स्पेसिफिकली कि इस लोकसभा के क्या समस्याएं आप मानती हैं और उन समस्याओं में से किन किन के ऊपर काम करेंगे? मैं हिसार लोकसभा को चाहती हूँ। देखो, सबसे पहले सड़कों का निर्माण, कोई भी कॉलेज या कोई भी नई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो नहीं बनवाएगी, उनका निर्माण कराएंगे। और जितने भी जैसे नगर परिषद वगैरह जो आदमपुर की एक जो खास समस्या है उसको हम लागू करने का काम करेंगे। धन्यवाद। फाइट किसके साथ समझते हैं? हम यहाँ फाइट करने नहीं, जनता का प्यार लेने आए हैं और जो भरपूर मिल रहा है, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा लोगों के दिलों में जगह बनाई है और वही जगह हम बनाने के लिए आए हैं। मैडम, आप हिसार से हैं, आपका घर क्षेत्र हिसार है और लगातार आप चुनाव प्रचार में कह रही है भाई मैं बात नोंदने के लिए आई हूँ, क्या हिसार की जनता बात करेगी? बिल्कुल। आज ये हमारे धर्म में है कि हिंदुस्तान में एक बड़ी रीत है कि जब भी भात की बारी आती है तो 36 बिरादरी इकट्ठी होकर गांव से जाती है और वो भात भरती है, और मैं भी 36 बिरादरी से अपना भात भरवाने जा रही हूँ। और एक वायदा और भी मैं करती हूँ कि भात आप ठोक के भर देना, बात सवाया करके मोड़ने का भी मेरी जिम्मेवारी है। थैंक यू। धन्यवाद।